Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 25th of the October 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज है 25 अक्टूबर 2023 और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल को। अगर देखा जाए जो द हिंदू में एडिटोरियल है, एन इंडिया कनाडा बॉन्डिंग दैट इज इन डेंजर ऑफ स्नैपिंग, तो ये जो आर्टिकल है इसको विनोद खड़ारिया ने लिखा है और ये जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर है। अगर देखा जाए जो कनाडा का भारत और कनाडा का रिलेशन जो है बिगड़ा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है और एक काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ में आ चुकी है। तब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे सामने ये आते हैं, व्हाट आर अनसर्टेनिटी एंड फॉर हुम, तो अनसर्टेनिटी कितनी है, क्या है और किसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दूसरा, इंडिया इज ए प्राइम ओरिजिन कंट्री ऑफ द इमिग्रेंट्स टू कनाडा हु हैज सेटल्ड देयर एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन, तो भारत में कनाडा में देखा जाए तो भारतीय इंडियन ओरिजिन के जो इमिग्रेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और करीब करीब 7,70,000 से ज़्यादा जो है इमिग्रेंट्स इंडियंस जो है वहाँ पर रहते हैं, जो कि नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन चुके हैं या कुछ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और कुछ जो है लाइफ टाइम इंडियन वीज़ा को रखते हैं, कुछ सेमी डुअल सिटीजनशिप जैसी कुछ कंडीशन है और कुछ लोग वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट बन चुके हैं, सेटल हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं इसमें इन्वेस्टर भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस पीपल हैं, साथ साथ बहुत हाई स्किल्ड जो नॉलेज प्रोफेशनल हैं जिसको हम जो है कहते हैं कि जो क्वाटरनरी या क्यूनरी जो सेक्शन होता है, सेक्टर होता है, उससे रिलेटेड लोग हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो अब वहाँ की कंडीशन है कि वहाँ पर हम लो और मीडियम स्किल से लेकर के हाई नॉलेज प्रोफेशनल तक वहाँ पर वर्कर हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो ये जो इंडियन सेटल्ड हो गए हैं डायस्पोरा, जो कि हमारा डायस्पोरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन है इसमें इंडियन डायस्पोरा का एक बहुत बड़ा पार्ट है और हर साल एक यूपीएससी एक क्वेश्चन जरूर पूछती है। तो ये जो आर्टिकल हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से तो जुड़ा ही है, साथ ही साथ देख रहे हैं जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके सोशल राइट, उनके जो ह्यूमन राइट से भी जुड़ा हुआ ये मामला है। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डायस्पोरा है कुछ जो है वहाँ पर टेम्परेरी विजिटर भी है, जैसे कि स्पेशली देखा जाए इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या कुछ लोग ट्रेनिंग के पर्पस जाते हैं और कुछ टूरिस्ट हैं जो टूरिज्म के पर्पज से जा रहे हैं। तब देख रहे हैं जो मेजॉरिटी पर्सन है वो इंडिया के जो है एक्चुअल में एक काफ़ी बड़ा ह्यूमन कैपिटल हमारा कनाडा में शिफ्ट हो चुका है या हमेशा वहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारे कंट्री का। अगर देखा जाए तो कनाडा ने 2021 में जनगणना करा लिया है, भारत का भी होने वाला था लेकिन भारत में नहीं कराया गया, लेकिन कनाडा ने 2021 में जनगणना कराया है और वहाँ पर पाया गया कि 1.86 मिलियन पीपल जो है इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी 5%, यानी 18.6 लाख 18,60,000 पर्सन ऐसे हैं वहाँ पर जो इंडियन ओरिजिन के हैं और यानी कुल 5% वहाँ पूरे देश की आबादी कितनी है 36.99 मिलियन, यानी 3,70,00,000 उनकी आबादी है। 3,70,00,000 में 18,60,000 तो इंडियंस ही हैं और कुल देखा जाए पूरे वर्ल्ड में डायस्पोरा का जो ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा की हम बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के 32 मिलियन 3,20,00,000 जो है इंडियन डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में है, यानी पूरे वर्ल्ड का डायस्पोरा का जो है 5.8% इंडियंस कंटेन करते हैं। अब देखा जाए जो एक इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC का डाटा है जिसमें कहा गया है कि 2,25,940 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कनाडा में एडमिशन लिए हैं, यानी कनाडा में टोटल जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने हैं 5,49,260, जिसके 40% 2,25,940 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंडियन है और ये 2022 का ही आंकड़ा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंडियन स्टूडेंट भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही जो वर्कर हैं वो तो है ही, इंडियंस की स्टूडेंट की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अब देखा जाए तो ग्लोबल कम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन, जो माइग्रेशन इस आर्टिकल में जो मेन पार्ट है माइग्रेशन के कंसर्न को ही हम देख रहे हैं। तो जो कनाडा और इंडिया में जो मेनली अगर देखा जाए ये जो मेंबर हैं ये कॉमनवेल्थ के भी मेंबर हैं, साथ ही साथ जो ये दोनों ही कंट्रीज सिग्नेटरी हैं ग्लोबल कम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन एग्रीमेंट। तो इसके भी ये दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन है दोनों के मेंबर हैं, दोनों ने जो है अडॉप्ट किया है कि
इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था मराकस मोरक्को में 2018 में, उसमें उन्होंने इसको अडाप्ट किया था। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि प्रेजेंट टाइम में दोनों ही कंट्री से वीज़ा इशू ही नहीं हो रहे हैं, ट्रैवल बैन है। इस तरीके से देखा जाए तो जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके लिए समस्याएं आ गई हैं, और इस तरीके से जो दोनों ही कंट्री सिग्नेटरी होने के बावजूद एक जो उनका अचीवमेंट होना चाहिए वो नहीं है, और एक तरीके से देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें भी कुछ हर्डल आ रहे हैं। अब देखा जाए जो ग्लोबल कम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन का जिसमें कुल 23 ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं, उसका मेन एम रखा गया था कि सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर वर्ल्ड वाइड जो है माइग्रेशन हो सके और उनको जो है प्रोटेक्शन दिया जा सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके। इसके जो ऑब्जेक्टिव नंबर 19 क्या कहता है, क्रिएट कंडीशन फॉर माइग्रेंट्स एंड डायस्पोरा टू फुली कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ऑल कंट्री। जो डायस्पोरा हैं उनको एक जो है मीडियम मान सकते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सभी देशों के हम एक कंट्रीब्यूशन के रूप में ले सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हु इज़ टू क्रिएट दोज कंडीशन फॉर एम्पावरिंग माइग्रेंट्स एंड डायस्पोरा। अब जो डायस्पोरा या जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो माइग्रेंट सर्विस दे रहे हैं, इनको जो है एक्चुअल में वैसी कंडीशन को क्रिएट ही कौन करेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ें। अब फॉर व्हाट कंट्रीब्यूशन टू बी फुली रियलाइज, और इनके किस कंट्रीब्यूशन को किस लिमिट तक उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, और साथ ही साथ कौन इन्हें रिकॉग्नाइज करेगा, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी कंट्री एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जैसा कि कनाडा और भारत के जो रिश्ते बिगड़े हैं, इसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है, 2025 में कनाडा में इलेक्शन होने वाले हैं, तो एक ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से उसने अपने पार्लियामेंट में जो है स्टेटमेंट दिया, लेकिन फिर भी आज तक उसने कोई साक्ष्य नहीं दे पाया। इंडियन जो है गवर्नमेंट कह रही है कि एविडेंस दो तब हम उसमें जो है जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन वो कह रहा है जांच में सहयोग करने को, लेकिन जांच में कैसे सहयोग करना है जब बिना कोई एविडेंस के भारत सरकार कैसे जांच में सहयोग कर सकती है। तब यहाँ पर यही क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि एक्चुअल में ये जो डायस्पोरा को हम बात कर रहे हैं तो इनके लिए कौन जो है ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। द ऑब्वियस आंसर आर द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन कंट्री गवर्नमेंट। तो सिंपल सी बात है, जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन कंट्री अगर वो स्टार्ट करें, प्रोग्रेस करना शुरू करें अपने रिलेशन में, तभी जाके स्टार्ट हो सकते हैं। जो रिमिटेंस और इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो लोग करें, फिर ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज जहाँ हो रहा है, और जो माइग्रेंट रिटर्न दे रहे हैं, जो डेवलपमेंट काम में एंगेज्ड हैं, वो सभी लोग अगर मिलेंगे तो ये कुल मिला जुला कर जो दो कंट्री हैं जो इनके एक्चुअल माइग्रेंट हैं, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट जो हैं, इन दोनों लोगों को, उन दोनों की फैमिली डायस्पोरा को ध्यान में रख कर काम किया जाए, तब जा कर के आगे हो सकता है। रिमिटांसेस टू इंडिया आर फ्रॉम मेनली माइग्रेंट वर्कर इन वेस्ट एशिया एंड गल्फ कंट्री। अब देखा जाए जब भारत और कनाडा के रिश्ते हैं, इसमें रेमिटांस का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। जो रेमिटांस भारत को मिलता है वो वेस्ट एशिया गल्फ कंट्री से ही मिलता है, और जो परमानेंट रेजिडेंट हैं कनाडा में, जो डायस्पोरा डिफरेंट जो है डेवलप्ड कंट्री में हैं, जैसे कनाडा में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे एक्सेट्रा, उन देशों में एक्चुअल में वहीं पर वो अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उन कंट्री को फ़ायदा होता है, लेकिन एक्चुअल में उसका फ़ायदा इंडिया को नहीं मिलता है। 2022 में देखा जाए तो भारत जो है कनाडा का 10वां सबसे बड़ा बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर था, जो कि $13.7 बिलियन हमारा ट्रेड जो है क्रॉस कर गया। कनाडा जो है भारत का 9th लार्जेस्ट पार्टनर है, जिसमें अगर देखा जाए भारत ने कुल एक्सपोर्ट जो है 5.3 बिलियन का हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। इसीलिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कनाडा और इंडिया के रिलेशन सही होने काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि उसने भारत में इन्वेस्टमेंट किया, भारत ने भी वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो है लार्जेस्ट हम 9th या 10th जो है पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है, जो कनाडा हमारा 9th लार्जेस्ट है, हम उसके 10th लार्जेस्ट पार्टनर हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंक्लूसिव ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर मेंबर हैं जो इंडियन डायस्पोरा हैं, तो अब वहाँ देख रहे हैं कि जो 2021 में कैनेडियन विजिटिंग इंडिया स्पेंड 93 मिलियन। तो जो कनाडा कैनेडियन नेशनल या सिटीजन भारत में है, उन्होंने $93 मिलियन भारत में खर्च किए, और जो टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया जो भारत से टूरिस्ट गए वो करीब
89,500 यानी 89,500 क्रॉस करके इतनी संख्या जो है कनाडा में जा रही है। और कनाडा में उन्होंने 3.4 बिलियन $US स्पेंड किया, यानी वहाँ पर कैनेडियन जो भारत में 1 बिलियन भी नहीं यूज किया, उन्होंने मात्र 93 मिलियन स्पेंड किया, जबकि इंडियंस जो हैं 3.4 बिलियन यूज करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा है, उसका जो है ट्रेड बैलेंस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन फिर भी उसने जो है एग्रेशन में आकर के काम किया, जो कि उसी के लिए खतरा है, भारत के लिए भी खतरा है। अब 2022 में देखा जाए तो भारत और कनाडा ने एग्री हुए थे कि जो भी रेस्ट्रिक्शन है बायलैटरल फ्लाइट वगैरह में, उससे हम रिमूव करेंगे। जैसे कि भारत और कनाडा के बीच हर हफ्ते 35 फ्लाइट रखी गई हैं। तो ऐसा कहा गया कि हम ट्रेवल बैन की जो बात करते हैं उसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन कम करेंगे दोनों साइड से, जिससे कि इनके जो एंगेजमेंट और बढ़ सकें। अब बात की जाए हिस्ट्री और एपोलॉजी की बात, तो हिस्टोरिकली कनाडा जो है भारत से अटैच रहा है, और हम जानते हैं कि 7,70,000 पीपल जो है केवल सिख कम्युनिटी के, भारत में जो भारतीय सिख कम्युनिटी के हैं वो लोग कनाडा में रहते हैं। इसीलिए ये सारी पॉलिटिक्स चल रही है उन्हीं को टारगेट करके। इसलिए निज्जर की हत्या को उसने एक सोवरेन स्टेट भारत के ऊपर उसने एक आरोप मढ़ दिया। अब देखा जाए तो जो खालिस्तानी मूवमेंट है ये जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट पाते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट से, और ऐसा जैसा कि हमने देखा कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी कनाडा गवर्नमेंट की जो है निंदा किया है कि वो जो है एक्चुअल में जो आतंकवादी हैं उनका एक सबसे बड़ा आश्रय गृह बन जा रहा है, उनको जो है बहुत आसानी से वहाँ आश्रय मिल जा रहा है और उस क्रिमिनल्स बच निकल रहे हैं। हिस्ट्री की बात की जाए तो कनाडा ने हिस्टोरिकली भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत किया था 1914 में। 23 मई 1914 में जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय SS कामागाटा-मारू नाम का एक बहुत बड़ा स्टीम शिप था, बहुत बड़ा पानी का जहाज़ था, जिस पर कुल 376 भारतीय पैसेंजर जो है बैठ करके गए थे। एक्चुअल में उनका यहाँ कॉलोनियल पीरियड था, तो ब्रिटिश कॉलोनी रूल थे, तो वो लोग चाह रहे थे कि हम थोड़ा विदेश चले जाएं और वहाँ पर थोड़ा हम अर्निंग कर से लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, क्योंकि भारत में बेरोजगारी तब भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कनाडा जो है खुद एक जो ब्रिटेन का ही कॉलोनी था, और आज भी हम जानते हैं कनाडा जो है एक रिपब्लिकन कंट्री नहीं है। वो डेमोक्रेटिक तो है, रिपब्लिकन नहीं है, क्योंकि भारत जो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों है। भारत में राष्ट्रपति, रिपब्लिक का मतलब भारत में राष्ट्रपति से चुनाव होता है, और डेमोक्रेटिक का मतलब भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। कनाडा में केवल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर कोई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। वो जो मोनार्कियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो उस सिस्टम है, और जो ब्रिटेन का राजा या रानी होता है वही कनाडा का राजा या रानी होता है। तो आप देख रहे हैं कि कनाडा भी ब्रिटेन का गुलाम था, तो उसने क्या किया, वहाँ का कुछ ऐसे लॉ बनाए गए जिससे कि जो कामागाटा-मारू शिप पहुँचा कनाडा तो उसे वहाँ पर अपने बंदरगाह पर आने ही नहीं दिए। उसमें जो पैसेंजर थे मेनली सिख थे, जो सबसे ज़्यादा पंजाब से थे, उसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भी थे, और चाह रहे थे वहाँ पर रोजगार के साधन के पर्पज़ से गए थे, लेकिन उन्हें जो है वो रिफ्यूज कर दिया गया। और बहुत सारे लोग फिर वापस जब आए कलकत्ता में, जो आज कोलकाता है, तो उन्हें जो है मार भी दिया गया। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो एक मल्टीलेटरल वैल्यू की हम बात करते हैं, जो हम कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट एंड फ्रीडम एंड प्लेड कॉन्स्टिट्यूटिव ऐसा बनाया गया, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इसलिए उसने कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम प्ले एक बनाया। और 1 मई 2014 के एक स्टैंप भी वहाँ से जारी गई जब 100 साल पूरा हुआ कामागाटू-मारू इंसिडेंट को। और उसके बाद 18 मई 2016 को प्राइम मिनिस्टर जो कनाडा के हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने क्या कि एक फॉर्मल स्टेटमेंट डिलीवरी किया, एक अपोलॉजी जो है एक क्षमा मांगा हाउस ऑफ कॉमन्स में कामागाटू-मारू इंसिडेंट के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि जो कनाडा है एक खुद मानता है कि वो एक डाइवर्सिटी फुल कंट्री है, उसकी स्ट्रेंथ एक्चुअल में डाइवर्सिटी ही है, और जो कामागाटा-मारू इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर एक धब्बा है, दाग है। लेकिन अगर हमें देखा जाए तो हमें हिस्ट्री से लर्न करने की आवश्यकता है, और हमें कंटिन्यूस लर्न करने की आवश्यकता है। जो पास्ट में मिस्टेक हुए उसे दोहराया न जाए और फ्यूचर में उसे रिपीट न किया जाए। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि हमारी सिचुएशन जो डिप्लोमेटिक है वो बिगड़ चुकी है। अब यहाँ पर हम देखने वाली बात है कि इम्पैक्ट ऑन पीपल टाइप, पीपल की जो टाइप है ये किस तरीके से चेंज होने वाली, क्योंकि सडनली देखा गया सारे बॉन्डिंग टूट गए, और अनफॉर्चुनेटली जो देखा जाए डिप्लोमेटिक टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर वीज़ा सर्विस तक बंद कर देना पड़ा। तो जो अगर हम बात करते हैं जो ऑब्जेक्टिव हमने कहा, जो ऑब्जेक्टिव नंबर 9 है ग्लोबल कम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन की, अब उसके रेफरेंस में क्या ये दोनों ही कंट्री माइग्रेंट के लिए, डायस्पोरा के लिए
जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुआ है भारत और कनाडा दोनों में, उसको रिजॉल्व करने की कोई कोशिश करेंगे या नहीं। तो हमारा जो है फर्स्ट जो है लेसन ये होना चाहिए कि जो रेशनल कलेक्टिव चॉइस हमें अपनाने की ज़रूरत है और एक विलिंगनेस होनी चाहिए दोनों ही कंट्री में, क्योंकि एबिलिटी अगर उनमें अगर है कि वो डिप्लोमेटिक टाइप को सही कर सके, तो हमें वोट बैंक की राजनीति से दूर होना चाहिए और हमें अपने फंक्शन और ऑब्जेक्टिव को एक रियलिटी स्तर पर पहुंचाने की आवश्यकता है। और स्ट्रेंजली in the row between the India and Canada, the ability of both nations are already there, but willingness seem to be unwilling। तो सबसे बड़ी बात है कि एबिलिटी दोनों के पास है कि इस रिश्ते को बिगड़ने न दिया जाए। दोनों ही अपने जो डिप्लोमेटिक टाइप को बना सकते थे। इन्वेस्टर वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इस बात को ध्यान रखते, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, माइग्रेंट बहुत ज़्यादा है, तो एक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन उन दोनों कंट्री ने, भारत ने बहुत कोशिश किया, परंतु कनाडा के जो है बार बार उसने जो है अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सबको उकसाया जिससे कि वो सब भारत के खिलाफ हो जाए, पर ऐसा हो न पाया। फिर ये देखते हैं कि मामला शांत होगा। जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने स्वयं कहा कि हम भारत को उकसाना नहीं चाह रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो एक विलिंगनेस है दोनों गवर्नमेंट की, अगर वो चाहते हैं तो फिर से हम अपने रिलेशन को बना सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं ये रिलेशन जो है पहले भी खराब ही रहे हैं। 1973 के बाद 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यात्रा की। 1973 के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर भारत का कनाडा में यात्रा ही नहीं करने गया, कोई गया ही नहीं। 2016 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी 1973 के बाद गए। तो हमें ये ध्यान रखने वाली बात है। और जो सारे सिटीजन हैं, डायस्पोरा हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें डिप्लोमेटिक टाइप को सही करना चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रेड पार्टनर दोनों ही कंट्री एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ हैं, ट्रेड पार्टनर के रूप में, इन्वेस्टर के रूप में, ब्रेन ड्रेन के रूप में। नेक्स्ट आर्टिकल है द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ दलित पॉलिटिक्स। तो हम देख रहे हैं 2024 का इलेक्शन आ गया है, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड अब न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में रहेंगे, एक पूरे सेक्शन अखबार में रहते हैं, तो एडिटोरियल सेक्शन में भी रहते हैं। तो ये जो आर्टिकल है एक्चुअल में दलित पॉलिटिक्स के बारे में है कि जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन देखा जाए तो जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज तक क्या सिचुएशन रही है, और एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें जो है ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है। इसमें जो मेनली हम देखा जाए तो इसमें हमारे एग्जाम के लिए कोई विशेष चीज़ नहीं है। जो थोड़ा सा हम देख सकते हैं सिर्फ ये है कि हर इसमें जो कहा गया है कि जो रीजनल लेवल पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां उभरी और उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया, सिवाय जो बीएसपी है उत्तर प्रदेश में, जो नॉर्दर्न इंडिया में बहुजन समाज पार्टी के अलावा और किसी ने बहुत बड़ा प्रोग्रेस नहीं किया। और फाइनली देखा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी है या जो कांग्रेस है, इसके जो पार्टी लीडर हैं उन्होंने दलितों को अपने पार्टी में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिससे बहुत सारे नेता उधर शिफ्ट हो गए। और यहाँ पर जो है ये पार्टी एक तरीके से देखा तो वैकेंट होती हुई दिख रही है। बहुत सारे जो है इनके अब बहुत ब्रॉड लेवल पर ये उभर ना सकें, जबकि रीजनल लेवल पर लगभग उत्तर भारत, दक्षिण भारत हर जगह ये प्रोग्रेस किए थे, लेकिन शुरुआती चरण में। तो देखा जाए तो इसमें सिर्फ यही चीज़ें डिस्कस किए गए हैं कि जो उन्हें लास्ट में कहा गया, काशीराम का एक स्टेटमेंट दिया गया है कि काशीराम ने कहा था कि दलितों को जो है ब्राह्मणों का ब्राह्मणिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके चमचा नहीं होना चाहिए और चमचा एज को नहीं हमें लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि चमचागिरी चलती है। ऐसा आर्टिकल में कहा गया, लेकिन पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रॉसिंग ए लाइन, इसमें भी जो है एक पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। और मिनोवाज नो मोर, इसमें जो है बात की गई है कि जो अफगानिस्तान ने पहले इंग्लैंड को हराया, फिर उसने पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप में हराया। इससे ये चीज़ उभर कर सामने आ रही है कि जो एक छोटा सा गरीब कंट्री है जिसमें भूखमरी है, तालिबान का राज है, जहाँ पर डेमोक्रेसी समाप्त हो गई, फिर भी एक छोटे से कंट्री के युवाओं ने किस तरीके से मेहनत किया और फाइनली जो इंग्लैंड है, जो है हमारा प्रेजेंट टाइम का जो है चैम्पियन है वर्ल्ड कप का, उसको हरा दिया और फिर जो है पाकिस्तान को भी हरा दिया। इससे ये चीज़ सामने आती है कि अगर कोई जो है विल पावर उसका स्ट्रांग है तो हो सकता है वो किसी भी बड़े से बड़े ताकत को हरा सकता है अपने सॉफ्ट पावर से। यानी हम यहाँ पर देखा जाए इस आर्टिकल का जो मोटो है वो सॉफ्ट पावर जो है पॉलिसी अपनाना काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा। तो ये था आज का आर्टिकल। सो द हिंदू में आज इतने ही आर्टिकल इम्पोर्टेंट थे। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।